बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बरतानिया की काउंटी कॉर्नवॉल के एक छोटे से साहिली गांव कार्बिस बे के रिजॉर्ट में दुनिया के 7 बड़े ममालिक, 7 बड़ी मईशतें, 7 अमीर तरीन जमहूरियतों के लीडर्स इकट्ठे हुए। वहाँ रिजॉर्ट में मुलाकातें हुई और मुलाकातों में मुख्तलिफ सेशंस हुए। कुछ सेशंस ऐसे भी हुए जब वाईफाई के कनेक्शंस को बंद कर दिया गया, कम्युनिकेशन डिवाइसेस ले जाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई और इन 7 ममालिक के लीडर्स ने सर जोड़ा। मामला था चीन को काउंटर करने का। 4 मजीद ममालिक को कुछ सेशंस में शिरकत की दावत दी गई, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। उसके बाद कुछ तफसीलात सामने आई हैं। एक वीडियो में इसके हवाले से कर चुका हूं जिसमें मैंने तफसील बताई है कि इन्होंने कहा कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W या फिर BBW आप इसको कह सकते हैं, ये वो इनिशिएटिव है जो चीन को काउंटर करेगा। चीन के बढ़ते हुए मुआशी अस्करी असर व रसूख पर मुख्तलिफ ममालिक पर चीन ने अपनी ऐसी इजारादारी कायम की है। ये इन ममालिक का मौक़िफ़ है कि जिसकी वजह से दुनिया अब ख़राब हो चुकी है और इस दुनिया को हमने ठीक बनाना है, दोबारा से बेहतर बनाना है। B3W की तफसील जो है वो आप दे सकते हैं गुज़श्ता वीडियो में। इस वीडियो में मैं प्राइमरीली 3 क्वेश्चंस जो हैं उनको एड्रेस करूंगा कि ये जो सिनेरियो हमारे सामने बिल्डअप हुआ है, क्या हम कह सकते हैं कि अब दूसरी सर्द जंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। दूसरा, इस पर एक इंतहाई हैरान कुन रद्द-ए-अमल चीन की जो एम्बेसी है लंदन में, क्योंकि आपको मालूम है कि बरतानिया में ये सब कुछ हो रहा था, तो जो चाइनीज़ एम्बेसी है लंदन में उसने बड़ा हैरान कुन रद्द-ए-अमल दिया है। जो ग्रुप ऑफ 7 G7 ममालिक, जिसमें अमेरिका शामिल है, कनाडा शामिल है, इटली, फ्रांस, जापान, यूके, ये ममालिक शामिल हैं। इनके जब ये मीटिंग चल रही थी उसके बाद ज़ाहिर है कि उसको होस्ट कर रहा था बरतानिया, तो चाइनीज़ एम्बेसी ने इसके ऊपर बड़ा हैरान कुन रद्द-ए-अमल दिया, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर बात करेंगे पाकिस्तान के पॉलिसी ऑप्शंस के ऊपर। इस वक्त दुनिया बिल्कुल ऐसे है कि 2 बफरे हुए जंगली सांड आपस में लड़ाई कर रहे हैं और आपको मालूम है कि जब सांड लड़ाई करते हैं तो ज़मीन जो है उसके ऊपर मौजूद घास वो भी रौंद दी जाती है और अक्सर ये सांड लड़ते लड़ते अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाशाई जो देख रहे होते हैं उन पर भी चढ़ दौड़ते हैं। कुछ ऐसी सी सूरत हाल है। 2 ग्रुप्स, 2 ब्लॉक्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ ममालिक उनको अब शमूलियत इख्तियार करनी पड़ेगी। सर्द जंग के हवाले से मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, ये सर्द जंग होती क्या है। सर्द जंग जो है उसके हवाले से बात बहुत की जाती है। जो पहली सर्द जंग थी, जो सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बेसिकली ये 2 ममालिक थे जिनके दरमियान ये सर्द जंग जारी रही। इसका आगाज़ कब हुआ इसके हवाले से कोई डेफिनेट जो है वो टाइम पीरियड या डेट मौजूद नहीं, लेकिन ये सब जानते हैं कि 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, जब सोवियत यूनियन टूटा और मुख्तलिफ रियासतें जो हैं वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स वजूद में आई और रूस जो है रशिया बन गया सोवियत यूनियन से निकलकर, उस वक्त कहा जाता है कि इसका इख्तिताम हुआ। हमने इस दौरान देखा कि जो नेटो है, नेटो बनी 1949 में, वार्सा पैक्ट नेशंस हुई, जो सोवियत यूनियन के साथ मौजूद 8 ममालिक थे उनकी तंजीम थी। तकरीबन 30 ममालिक का नेटो था। वो एक फ़ौजी इत्तेहाद था। सीटो सेंटो के माहदे, मीटो के माहदे, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो सर्द जंग है उसकी कोई डेफिनेट या फिर कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन मौजूद नहीं है। ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होता है, मुसलसल टेंशन, माहौल ऐसा होता है कि जैसे जंग हो जाएगी, लेकिन जंग प्रैक्टिकली होती नहीं। आज हमें क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? आज हमारे सामने है जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, क्वाड का, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, एक मिलिट्री अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो मुसलसल ये ममालिक जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों में, इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। जो स्ट्रेट ऑफ मलाका की सूरत हाल बन रही है, साउथ चाइना सी की, इंडिया और चीन का जो बॉर्डर है वहाँ पर जिस किस्म की सूरत हाल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, अफ़गानिस्तान और एक ताइवान का मामला हो, ये सारे मामलात अब इसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बाकायदा दूसरी सर्द जंग का आगाज़ हो गया। अब जो B3W इनिशिएटिव है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, उसमें इन ममालिक ने ये देखा कि तकरीबन इस वक्त जो
گیپ موجود ہے ڈیولپڈ ورلڈ اور ڈیولپنگ ورلڈ کے درمیان انفراسٹرکچر کا، وہ تقریباً $40 ٹریلین کا ہے کہ اگر آپ انفراسٹرکچر کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں گے، ان کی بندرگاہیں مختلف ممالک کی بنانے میں ان کو مدد دیں گے، ان کے جو ڈیجیٹل پروجیکٹس ہیں، ان کے جو انفراسٹرکچر کے اور روڈ کے پروجیکٹس ہیں اس میں انویسٹ کریں گے تو تقریباً $40 ٹریلین درکار ہوں گے۔ اس میں سے تقریباً $14 ٹریلین کا گیپ جو ہے اس کو فل کرنے کی بات کی جا رہی ہے 2035 تک۔ اس پر میں نے کچھ عالمی جو ماہرین ہیں ان کے تبصرے بھی دیکھے ہیں کہ BRI جو ہے وہ تقریباً 8 سال سے اپ اینڈ گوئنگ ہے، اس کے بہت سارے جو منصوبے ہیں وہ تقریباً پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، اور اس کے بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جن کے اوپر اب اگر وہ روڈز کی بات کی جائے تو ٹریفک رواں دواں ہے، اب ان کا صرف جو ہے وہ درمیان میں جو مسنگ لنکس ہیں وہ فل ہونے ہیں اور BRI مکمل طور پر چالو ہو جائے گا، ورکیبل ہو جائے گا، وہ ورکنگ کنڈیشن میں آ جائے گا۔ تو کیا B3W کے لیے بہت دیر ہو چکی؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دیر ہو چکی، لیکن اب چین جو سب سے جسے کہہ سکتے ہیں اس میں مین سٹیک ہولڈر ہے، جس کے خلاف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس نے کیا رد عمل دیا؟ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو الائنسز بن رہی ہیں یا بلاکس کی طرف پش کیا جا رہا ہے اس دنیا کو، اس میں جو متوقع طور پر اتحادی نظر آتے ہیں اس میں چین، پاکستان، ایران، روس اور نارتھ کوریا فی الوقت یہ ممالک ہیں جن کو ایک مٹھی میں بند دیکھا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب میں ممالک گنوا چکا ہوں کون سے ہیں۔ اب چین کی جو ایمبیسی ہے میرے سامنے موجود ہے، ان کا میں اسی طریقے سے بیان پڑھ دیتا ہوں جو کوسچن انہوں نے پوسٹ کیا ان کی ویب سائٹ پر، جو چائنیز ایمبیسی ہے لنڈن کی، اس میں موجود ہے کوسچن: اکارڈنگ ٹو میڈیا رپورٹس issues covered by the G7 summit being held in the UK include pandemic response, economy, trade and global supply chain. The United States is seizing this opportunity in the hope of bonding with other Western countries and safeguarding so-called rules-based international system. What is the comment of the Chinese embassy in the UK? اب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ ممالک ہیں، یہ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، چین کے خلاف اس طریقے سے محاذ آرا ہو رہے ہیں، تو آپ کا اس حوالے سے کیا رد عمل ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ رد عمل آیا چینی سفارت خانے کی طرف سے۔ چینی سفارت خانے کے جو اسپوکس پرسن ہیں، ایمبیسی اسپوکس پرسن کر کے لکھا گیا ہے: وی آلویز بلیو دیٹ کنٹریز بگ اور اسمال، ہمارا ہمیشہ سے یہ یقین ہے کہ ممالک چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مضبوط ہوں یا کمزور ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، آر ایکولز، وہ تمام کے تمام ممالک برابر ہیں۔ دیٹ ورلڈ افیئرز شوڈ بی ہینڈلڈ تھرو کنسلٹیشن بائی آل کنٹریز، کہ یہ جو دنیا کے معاملات ہیں کہ دنیا نے کیسے چلنا ہے، کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے، کون سا ورلڈ آرڈر ہوگا، یہ تمام ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت سے طے کرنا ہے۔ The days when global decisions were dictated by a small group of countries are long gone، کہ وہ دن چلے گئے جب چند ممالک یہ فیصلہ کرتے تھے، اسمال گروپ، ایک چھوٹا سا گروہ ممالک کا یہ فیصلہ کرتا تھا کہ دنیا کس طریقے سے چلے گی۔ عالمی فیصلے لینے کا اختیار اب کسی چھوٹے گروہ کے پاس نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ there is only one system and one order in the world, that is the international system with the United Nations at the core and the international order based on international law, not the so-called system and order advocated by a handful of countries۔ کہ تمام ممالک جن کے کور پر یونائٹڈ نیشنز موجود ہے، اس کا چارٹر موجود ہے، اس کے پرنسپلز، اس کے اصول، اس کے اقدار، اس کے ضوابط موجود ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، مٹھی بھر ہینڈ فل آف کنٹریز نے یہ فیصلہ نہیں کرنا۔ پھر انہوں نے کہا there is only one kind of multilateralism, that is the genuine multilateralism based on the purposes and principles of the UN Charter and international law and featuring equal treatment, cooperation and mutual benefits, not pseudo-multilateralism serving the interests of a small political bloc. It is our hope that the relevant countries will take concrete steps to uphold the purposes and principles of the UN Charter, take the initiative to safeguard the core role of the UN, and make real efforts for an early victory over the virus, to respond effectively to the climate change, and to work for a robust global economic recovery۔ تو بڑا سخت حیران کن رد عمل چین اس طریقے سے کنفرنٹ کرے گا کہ چائنیز
स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी बड़ा डिफरेंट रहा है, बड़े सेटल मैनर में इस तरीके से खुलकर बयान नहीं दिया जाता था चीन की तरफ से। अगर आप माजी गुज़श्ता 20 साल में उठा लें, वो चुप चुपीते लगे हुए हैं अपने इकनॉमिक गेंस के लिए, अपनी मईशत को दुरुस्त करने के लिए, और अब शायद वो उस पोजीशन में आ गए हैं जहां पर वो आंखों में आंखें डालकर जवाब देने की पोजीशन में हैं। और इसी ज़मीन में अगर आप ये जवाब देखें चीनी सफारत खाने का जो कि लंदन में मौजूद है, लंदन जो मेज़बानी कर रहा है G7 समिट की, वहाँ पर उनका ये बयान आना बाकायदा एक कन्फ्रंटेशनल मोड है जिसमें चीन उनके साथ बाकायदा एक टक्कर लेता हुआ नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के पास क्या पॉलिसी ऑप्शंस हैं, क्योंकि पाकिस्तान को क्लब करके, पाकिस्तान को चीन के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्होंने वाज़े तौर पर कई मौके पर अब ये कह चुके हैं, अपने मुख्तलिफ एड्रेसेस में वो कह चुके हैं, एक दो इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा है। लेकिन जिस तरह मैंने अपने वीडियो के आगाज़ में कहा था कि दुनिया जो है वो अब इसमें दो सांडों की लड़ाई हो रही है, और उसमें फिर जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं उनके ऊपर भी ये चढ़ दौड़ेंगे और उनका नुकसान भी होगा। अमेरिका जो है वो ब्लॉक्स पॉलिटिक्स की तरफ इस दुनिया को धकेल रहा है, और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन, जो पाकिस्तान, अगर देखा जाए पाकिस्तान अमेरिका का करीबी इत्तेहादी, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने जिस तरीके से मदद की है अमेरिका की, बैनुल-अक़वामी दुनिया की, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को संभालने में, तो पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ अमेरिकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक रबता तक नहीं हुआ। 20 जनवरी को वो अमेरिका के सदर बन गए थे। अब देख लें जून का महीना चल रहा है, इनके दरमियान टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं हुई। एक ख़ास किस्म की सर्द मोहरियत दिखाई जा रही है, एक कोल्ड शोल्डर पाकिस्तान को दिखाया गया है। जिस तरह पाकिस्तान के साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, उसके हवाले से भी मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स वो फरवरी 2021 में भी पाकिस्तान को मुबारकबादें दे चुके थे कि निकल गया पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से। वो अब भी इसी किस्म की गुफ्तगू मैं देख रहा था, ट्रेंड्स भी चल रहे थे। मामला उस तरीके का नहीं है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एग्जैक्टली FATF जो है वहाँ पर क्या सूरत हाल है। लेकिन FATF का फोरम हो, दीगर फोरम्स हों, पाकिस्तान को टफ़ टाइम मिल रहा है, और उसकी वजह है चीन। अब इसमें पाकिस्तान के पास पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं, पाकिस्तान की मईशत देखें, पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, लेकिन पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल पोजीशनिंग है, जो पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद है और क्लोज प्रॉक्सिमिटी है चाइना के साथ। पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। पाकिस्तान जो है उसको बहुत सारे रकम जो है वो कर्ज़े की मद में, वो सॉफ्ट लोन की मद में, वो ग्रांट की मद में, वो एड की मद में चाइना से मिली है, जिसको अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक कहते हैं कि ये डेट ट्रैप है। वो कर्ज़ का फंदा है जो पाकिस्तान के गले में इन ममालिक ने, चीन ने डाला है, और अब पाकिस्तान को डिक्टेट करता है पॉलिसी चीन। ये वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान को माजी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कर्ज देते थे, ग्रांट देते थे, एड देते थे, अपनी शराइत रखते थे, अपनी शराइत मनवाते थे। उस वक्त ना जो कर्ज़ है वो, इनका कर्ज़ जो है वो गुड डेट था, और यहाँ पर कर्ज़ जो है वो बैड डेट है। ये खैर पॉलिसी एक डिबेट डिफरेंट है, लेकिन कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, पाकिस्तान के पास पॉलिसी ऑप्शंस क्या है। पाकिस्तान को अलाइन होना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है वो बहुत ही अगर ख़ास किस्म का डिप्लोमेटिक एफर्ट करे तो भी बैलेंस फाइंड नहीं किया जा सकता, एक तवाज़ुन बरकरार नहीं रखा जा सकता अमेरिका और चीन के दरमियान मौजूदा सूरत हाल में। और पाकिस्तान इस वक्त जो अपनी साइड है वो लेता हुआ चीन के साथ नज़र आ रहा है। ये एक मुश्किल वक्त है पाकिस्तान को, जाहिर है कि इसमें एहतियात की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक डिसीजंस हैं, कम अज़ कम इस दौरे हुकूमत में ये कहा जा सकता है कि जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है वो नज़र आता है कि वो एक पेज पर हैं, तमाम फ़ैसले मिलजुल कर किए जा रहे हैं, और उसमें एक जो है वो कोहेरेंस, एक रब्त मौजूद है जो हमारी सियासी और अस्करी क़यादत है। और इस सारे मामले में ज़ाहिर है कि एक छोटा मुल्क होने के नाते पाकिस्तान को वेट एंड सी की पॉलिसी जो है वो भी रखनी चाहिए, और सेटल मैनर में अपने मफाद में चीन से या अमेरिका से पाकिस्तान अगर कोई कंसेशंस ले सकता है वो ज़रूर लेनी चाहिए, और इस सारे मामले में अपनी प्रिंसिपल्ड पोजीशन उससे नहीं हटना चाहिए।
کیونکہ معاملات جو ہیں وہ اگر اسی طریقے سے چلتے رہے بڑھیں گے تو ہمیں دنیا اسی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جیسے 1960s 70s 80s اور بالکل ارلی 90s میں صورتحال تھی اس دنیا کی. لیٹس سی کہ یہ سچویشن کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہے. دوسری جانب ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ کے ساتھ کون سے ممالک کھڑے ہیں, یہاں پر کون کون کھل کر سامنے آتا ہے. یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا. پاکستان اگر اس میں شامل ہوا تو پھر اس ریجن میں گیم بہت انٹرسٹنگ ہو جائے گی, وہ ڈیولپمنٹ ہوں گی. میں ان کو اپنے چینل پر کور کرتا رہتا ہوں انشاءاللہ. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.